आना है उन्होंने भी। अच्छा, कब तक आ जाएंगे वैसे? यही है सर। ठीक हो गया सर तो आपने एलएमएस पे जो लिंक अपलोड किए हुए हैं उनका क्या करना है? वहां पे कुछ अपलोड नहीं करना? वहां पर आपने मुझे प्रैक्टिकल की ये आपकी पूरी जितने भी है ये देखें, एक तरफ लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर वीक को छोड़ दें, वो हमारा इंटरनल सिस्टम होता है। एक्सपेरिमेंट नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये 11 की आप एक पीडीएफ बनाएंगे और पीडीएफ बना के आप मुझे सेंड कर देंगे। और ये नंबर वाइज उधर मैं 11 और इस तरह से जो भी प्रैक्टिकल के अंदर वो फीडबैक वहाँ पे जस्ट डन लिख दें और जिस डेट को आपने मुझे भेजा सब पे वो डेट डाल दें। ईमेल की डेट जरूरी है। उसकी रीजन ये कि जब मैंने सर्च करना है वहाँ पे एलएमएस के रिस्पांस के अगेंस्ट मेरे पास ईमेल मौजूद होनी चाहिए। उसको देख के फिर मैं आपके नंबर लगाने हैं और इसी से आपका लैब का जो वाइवा होना है, असल आपकी जो नॉलेज की बेस है वो आपकी वहां से चेक होनी है। मतलब अगर आप कॉपी देख के बना ली कोई बात नहीं, लेकिन जो असल चीज है वो ये है कि आपको कितनी समझ आई वो आपको वाइवे से पता चलेगा। इन चीजों की समझ होना जरूरी है। लिख तो आपने लिया, वो तो मटेरियल है ना, वो तो जैसे किताब में शेयर करता हूँ या कहीं से पढ़ाता हूँ आपको रेगुलर, तो वो तो सिंपल स्क्रीन शेयरिंग है, तो आपको पता चल गया। असल चीज है इसका कंसेप्ट। अब आपको मैं आ जाते हैं हम स्टार्ट से। लैब कोर्स और लैब सेफ्टी गाइडलाइन तो चलो बता दी हमने। पहला लिखा था इंट्रोडक्शन टू लैब ऑपरेटर्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक टेक्निक्स टू परफॉर्म केमिस्ट्री लैब। ये मैंने असाइनमेंट दी थी आपको, तो ये आप लोगों ने उम्मीद है ये तो कर ली होगी, ये तो लॉकडाउन से पहले की बातें हैं, ठीक है। दूसरा था सोल्यूशन प्रेपरेशन एंड रिवीजन ऑफ द लास्ट सेमेस्टर। ये सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, इसमें मैंने नॉर्मेलिटी मोलैरिटी ये सारी चीज़ें आपको समझाई थी। इसके अलावा मैंने ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करके उसका मैंने लिंक यूट्यूब पे भेजा था, किसी ने नहीं देखा तो वो देख ले। अगर वो मैं लिंक दोबारा भेज दूँ, क्योंकि मैंने वही बातें दोबारा यहाँ पे आपको बताऊँ, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो आप पढ़ लें, वो समझ लें उसको कि कैसे आप रिवीजन कर लें कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है, फॉर्मेलिटी, और उसके बाद इनकी डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन और इनके फार्मूला, फिर इनके सोल्यूशन बनाने का तरीका। सोल्यूशन बनाना है, फॉर एग्जांपल 5 मोलर बनाना है, 2 नॉर्मल बनाना है, वो सोल्यूशन कैसे बनेगा वो आप वीडियो देख लें। वीडियो का लिंक सबके पास है या नहीं है, पहले तो मुझे इस बात का जवाब। एलएमएस पे अपलोड है ना? एलएमएस पे अपलोड है और वहां से आप लोग देखें, सब देखें। जिन्होंने देखा हुआ है वो भी दोबारा देख लें, क्योंकि और एक बार याद रखिएगा ये वाइवे के प्रैक्टिकल का एग्जाम्स वीक के बाद एक अलग से वीक है, ठीक है, जिसमें आपके प्रैक्टिकल का उसमें होना है अच्छे तरीके से उसकी वाइवा भी होगा और ये सारी चीजें एग्जाम से रिलेटेड, मतलब प्रैक्टिकल की एक्टिविटी बाद में होगी। फिलहाल आप कॉपी बना के और वो आप मुझे शेयर कर लें और इसको अभी समझ लें, उसके बाद इसको पेपरों के बाद देखिएगा, ठीक। अभी जो है सॉल्यूशन बनाना कैसे है वो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है, वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और स्टैंडर्डाइज करना, ये मैंने आपको बताया था, इसके लिए मैंने आपको असाइनमेंट दी थी प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसमें नहीं लिखी हुई, चले मैं इसको भी अपडेट करके ना यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो जैसे मैंने बाकियों से PC1 और अप्लाइड वालों के जो एंड पे नहीं आपको मैंने दी प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की असाइनमेंट, बेटा आपने इधर भी इधर यहाँ भी ऐड करनी है वो, ठीक है। सर तो हमने तो नहीं की हुई। आपने नहीं की हुई? नहीं सर। चले मैं आपको अभी बता देता हूँ। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की आपने लिस्ट एक बनानी है, वो आपस में शेयर कर लीजिएगा। अपना अपने ये जो अप्लाइड के स्टूडेंट है ना आपके साथ जो पढ़ रहे हैं, इनको मैंने सारी चीजें इन्होंने की है और इन्होंने बना भी ली है। तो वो असाइनमेंट जो है वो मुझे इन्होंने इवन सेंड भी कर दी, काफी सारे स्टूडेंट ने पहले ही ये अभी प्रैक्टिकल की चीज से पहले ही सर इन्होंने मुझे हमने अलग। पहले मेल कर दी हाँ हुई जी है। हाँ जी मुझे पता है, मैं वही बता रहा हूँ रीत सर को। तो वो इसके साथ दोबारा करनी है? नहीं नहीं आपने जो भेज दिया इट्स ओके वो, लेकिन आपको जब मैं इस पे अपलोड करूंगा एलएमएस के ऊपर तो आप सिर्फ रिस्पॉन्ड दे दीजिएगा उसका कि आप, अगर आपको ईमेल की डेट याद हो बस डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ पर मैं अभी ठीक देखा है। है कि मैंने इसको नहीं आपके इस लिस्ट को अपडेट नहीं किया हुआ, तो मैं इसको देख लूँ तो मैं उसमें वो ऐड कर दूं। वो जो आपकी है ना उसमें एक तो लैब सेफ्टी वाली है और उसके बाद जी आपका एक प्राइमरी स्टैंडर्ड वाली है, ठीक है। तो प्राइमरी जी स्टैंडर्ड वाली आप ये रीच को भी दे दीजिएगा ताकि ये भी बना ले,
ठीक है, कोई भी स्टूडेंट, ठीक। रीच आप किसी से भी ले लें, सबके पास है, इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ उस पर। अच्छा, होता क्या है मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं जिनसे हम ये जो हम स्टैंडर्ड बनाते हैं ना, सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं लैब में प्रैक्टिकल के लिए, या इसको हम आगे फर्दर यूज करना होता है आगे टाइट्रेशन वगैरह में, हम इसकी अश्योरिटी करते हैं, हम इसको क्वालिटी अश्योर करते हैं कि ये वाकई इतना ही बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने 0.5 नॉर्मल H2SO4 का सोल्यूशन बनाया। अब ये कैसे बनेगा वो आप मेरी वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड एसिड जो है ये हमें कमर्शियल ग्रेड के मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली सल्फ्यूरिक एसिड 18 मोलर का या 36 नॉर्मल का मिलता है। हम उसको फिर डिल्यूट करते हैं डिल्यूशन फार्मूले से, C1V1 इज इक्वल टू C2V2 के साथ। तो वो आप वीडियो पहले देखिएगा फिर आपको ये समझ आएगा, ठीक है। वो अच्छे तरीके से आप वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक से वो पूरा लेक्चर है उसको आप समझें। और क्योंकि ये बाकी बच्चों को तो मैंने लाइव दिया था तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी थी। आप एक अजल्फा और एक आप हैं जो इसका, और एक हमना, आप तीनों जो हैं वो उसमें नहीं थे क्लास में, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। बाकियों ने तो देखी है, नहीं भी देखी तो देख ले। क्लास लेक्चर इन्होंने अटेंड किया था तो उसकी वो रिकॉर्डिंग है सारी, वो आप उसमें इसको देख सकते हैं। तो उसकी देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसको एसिड्स को डिल्यूट कैसे करते हैं हम। इनके जो कमर्शियल ग्रेड के हमें अवेलेबल होते हैं लैब के अंदर, उससे हम इसको डिल्यूट, फॉर एग्जाम्पल ये 36 नॉर्मल से आपने 0.5 नॉर्मल डिल्यूशन फार्मूले से बनाना है। डिल्यूशन फार्मूला क्या है वो उस वीडियो में आप देख लीजिए, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। मैं यहाँ पे आपको टाइप भी करके बता देता हूँ बाद में, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद अब आपने 0.5 नॉर्मल बना लिया, फिर आपने उसको स्टैंडर्डाइज करना है प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ। प्रिपेयर तो आपने कर लिया, फिर उसको स्टैंडर्डाइज करना है। आपने इस चीज को चेक करना है कि आया वो 0.5 नॉर्मल वाकई है, 0.45 है या 0.55 है, क्या है। उसके लिए फिर हम प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी किसी, जैसे ये एसिड है तो इसको हम टाइट्रेट कर सकते हैं अल्कली के साथ। लेकिन अगर मैं सोडियम कास्टिक सोडा यूज करूं तो कास्टिक सोडा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, वो एनवायरनमेंट से एयर में से वाटर रिटेंशन उसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो पिघलना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसका वेट भी बढ़ जाता है और वो हीट अप भी होना शुरू हो जाता है, उसमें से हीट भी निकलनी शुरू, ये सारी उसके अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं अगर हम उसको ओपन एयर में रखें। तो हम उसको फिर प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं कह सकते। प्राइमरी स्टैंडर्ड मोस्टली मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा वाले होते हैं और स्टेबल होते हैं। मैंने इनको जो असाइनमेंट दी थी वो ये दी थी कि एसिड के प्राइमरी स्टैंडर्ड, अल्कली के प्राइमरी स्टैंडर्ड, और रिड्यूसिंग एजेंट के प्राइमरी स्टैंडर्ड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये उनकी एक लिस्ट बना के बनाएंगे। अभी मलाइका आप जरा बताएं, मैं आपने सिर्फ जो मुझे भेजी है ईमेल की है एसिड और अल्कली की भेजी है या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी आपने मुझे भेजा है? सर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भेजिए। हाँ बस ठीक है, तो आप ये फिर शेयर कर लीजिएगा इनसे, तो वो एक इनकी लिस्ट आ जाएगी कि क्योंकि हमने अगर रिड्यूसिंग एजेंट को स्टैंडर्डाइज करना है प्राइमरी स्टैंडर्ड से तो हमें उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। इसी तरीके से अगर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को करना है तो उसके लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, एसिड के लिए हमें अल्कली चाहिए और अल्कली के लिए हमें एसिड चाहिए। तो हर एक को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमारे पास जो लैब में अभी प्रैक्टिकल आपके कोर्स में है, इसके लिए हमें एसिड बेस और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के अलावा अदर टाइप्स में जाने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसलिए हम इधर ही अपने आप को रोकते हैं और इसको देखते हैं कि हमने इसको, उसके बाद आपने प्राइमरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन बना के इससे टाइट्रेट करके तो आपने कर देना है। तो ये 3 नंबर जो एक्सपेरिमेंट है ये लिखा हुआ प्रेपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ये आपका इस तरीके से होगा कि आपने पहले सोल्यूशन बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड का, कैसे बनाना है उसका मेथड आप वीडियो देख के पता चलेगा। बाकी आप आपस में क्लास, इन्होंने इन बच्चों ने ये तो कर लिया होगा, ये बेसिक है, इन्होंने PC1 में भी ये पढ़ा था और उधर भी आपको ये चीज़ आनी चाहिए, और आपने भी PC1 पढ़ा था, आपको भी ये चीज़ आनी चाहिए। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड से उसको कैसे फिर स्टैंडर्डाइज करना ये आपने इसमें देखना है। अब आ जाते हैं हम आगे। Determine the pH of the given solution of a strong acid and weak acid by pH measuring method you are provided with 0.1 normal NaOH solution। ये किसने किया अभी तक? किरण आपके पास है? सर जी जी
सर ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं एज इट इज इन्हीं को फाइंड करके लिखने के कोई और भी यानी कि वैल्यूज चेंज हो सकती हैं वैल्यूज चेंज और जैसे हो NaOH है उसकी जगह कोई और हो जाए। क्या हो जाए फॉर एग्जांपल, लॉजिकल हो तो फिर ही है ना, मैं बताऊं। अब आप कुछ और बता दे तो वो भी नहीं सही ना। कोई हो सकता है फॉर एग्जांपल ये 0.1 नॉर्मल है, इसकी वैल्यू आप आगे पीछे करें, लेकिन फिर टाइटल में भी वही लिखें, NaOH की जगह QH कर लें, मतलब ये इतनी कुछ चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। NaOH QH हो जाए और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। तो ये आप अगर किसी के पास है तो वो आपस में आप लोग शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सर ये अब जब सर्च करते हैं ना तो ये एज इट इज नहीं मिलता। मुझे पता है एज इट इज नहीं मिलता, आपने उसको समझना क्या नहीं मिल रहा है एज इट इज बताएं। मतलब कि रिएजेंट वगैरह चेंज होते हैं, पोलैरिटी भी चेंज आप होती है। देखें मेरी बात सुनिए, डिटरमाइन द पीएच ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है। ठीक है, ये क्या है, उनका जी सॉल्यूशन है। अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी कोई और हो सकता है, वीक एसिड भी कोई और हो सकता है। ठीक है, बाय पीएच मेजरिंग मेथड। असल चीज जो है वो ये है कि पीएच मेजरिंग मेथड क्या होता है। अगर आपको उसकी समझ आ गई है तो आप इसको निकाल सकते हैं। और आपके पास गिवन अल्कली कौन सी है जिसके साथ आपने टाइट्रेट करना है। बात समझ गए मेरी। टाइट्रेशन के लिए आपके पास अल्कली है, अल्कली आपको दी गई है कास्टिक सोडा। आपके पास कहीं पे मेथड मिला आपको कोई और अल्कली का, तो आप वो लिख लें। ठीक है, तो असल में आपको एक्सपेरिमेंट की समझ होनी चाहिए कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मिक्स हो गए हैं तो आप उनको कैसे पीएच चेक करनी है। ये है असल कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप कर सकते हैं। अब ये आप लोगों ने मुझे भेजी हुई है, मैं इसलिए खुद आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग आपस में शेयर कर लेंगे इसको। उनको बोलो तो सही, चुप हो गए हो सारे। जी सर कर देंगे। हाँ ठीक है रीज, आपका यहाँ तक हो गया। अब आगे आ जाते हैं, प्रिपेयर बफर सोल्यूशन ऑफ वेरियस पीएच वैल्यू फ्रॉम अमोनियम सोल्यूशन। अब आपको अमोनियम सोल्यूशन, ये मैंने आपको याद होगा जब मैं क्लास पढ़ा रहा था मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं उस वक्त देखूंगा कि लैब में अमोनिया से रिलेटेड अमोनियम के साल्ट्स हैं या कोई और है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सोल्यूशन एंड अमोनियम क्लोराइड। अब इसका क्या मतलब, अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड है। एंड चेक देयर बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी का सिंपल फार्मूला है। और ये भी जो आपको सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ये हम आपको पता है हेंडरसन इक्वेशन से आपको पीएच पढ़ाई हुई है। ठीक है, इनकी वैल्यूज आपको चार्ट से मिलती हैं जहां से आपने बनाया। आप इसको किसी भी बुक से देखें, फॉर एग्जांपल आपको डाइहाइड्रोजन हाइड्रोजन फास्फेट के अक्सर आपको बफर सोल्यूशन के कापियों में मिलेंगे। आप उससे भी बना सकते। एक एसिड होता है और एक उसका साल्ट होता है। ठीक है, वीक एसिड और उसकी जो साल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग अल्कली कहलाता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होते हैं। उससे आप किसी भी बफर, किसी भी पीएच का, या अगर वेरियस पीएच का मतलब है इसमें आप दो बना लें या एक बना लें, चलें अगर आपने लिख लिया तो। फॉर एग्जाम्पल आप 4 पीएच का सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, या अगर आप अल्कलाइन बनाना चाहते हैं तो आप 8 पीएच का बनाना चाहते हैं, 9 पीएच का बनाना चाहते हैं, तो सिंपल फार्मूले में वो वैल्यूज लगाते हैं और आप उससे निकाल लेते हैं। सिंपल फार्मूला उधर यूज होता है। और बफर कैपेसिटी का भी फार्मूला है। तो ये वाला जो सोल्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल आपको अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनिया अल्कली है। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड उसका साल्ट है। ठीक है, ये अल्कली और उसका साल्ट यूज हुआ है। एसिड और उसका साल्ट के कॉम्बिनेशन, सिट्रिक एसिड और सोडियम सिट्रेट का, इसका भी बफर सोल्यूशन बन जाता है। एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का भी बन जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी मिल जाए तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। असल बात यह है कि आपको बफर बनाना कैसे है कि आपने साल्ट और उन दोनों को मिक्स कितनी रेशो से करना है। ठीक है, आपके पास दो चीजें हैं, आप फॉर एग्जाम्पल एसिड और उसके साल्ट का बनाना चाहते हैं, वीक एसिड और उसका जो साल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग अल्कली होगा। अगर आप दोनों का सोल्यूशन बनाते हैं तो आपको आपने इक्वेशन लगा के वैल्यूज जो निकालनी है उससे आपने चेक क्या करना है, आपने उसमें ये चेक करना है कि कितनी दोनों चीजें मिक्स करें कि हमारी डिजायर्ड पीएच का जो वेरियस पीएच है ना, यहाँ पे कोई स्पेसिफाई तो नहीं किया कि आप यहाँ पे 4 पीएच का बनाए 5 पीएच। आपको आप एज सच मेथड कहीं से मिलता है, आप वैसे ही उसको नोट कर लें। अगर आप फॉर एग्जाम्पल खुद वैल्यूज निकाल के आप फॉर एग्जाम्पल खुद ही सपोज कर लेंगे आप 5 पीएच का या 4 पीएच का बनाना चाहते हैं, या आप 9 पीएच का या 10 पीएच का बनाना चाहते हैं, तो आप उससे बना के बफर कैपेसिटी क्या होती है कि कितनी बफर क्या होता है जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली को रेजिस्ट करता है। ठीक है ना, तो हमने ये देखना होता है कि ये बफर कितनी देर तक किस चीज को रेजिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल
हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करते हैं तो उसका अल्कलाइन पोर्शन उसका न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन एक हद तक ही करेगा ना। अगर हम उसमें एसिड डाली जाएंगे तो उसके बाद उसकी वो जो जो उसको काउंटर कर रहा है पार्ट बफर का, वो तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसकी पीएच चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो बफर कैपेसिटी से हमें ये पता चलता है कि कितनी उसने रेजिस्ट करना है, ये आपने चेक करना है। इसमें कोई ये भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, आप लोगों को मिला हुआ है, मुझे पता है, कुछ ने भेजा भी है मुझे। तो ये आप इसमें कोई मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने इसमें इतनी पीएच का या इससे इंग्रेडिएंट से बनाना है। आप कोई भी इंग्रेडिएंट लेके उनको मिक्स करें, इक्वेशन, आपको इक्वेशन से वैल्यूज निकालना। अच्छा, कुछ जो वैल्यूज हैं उनकी के वैल्यूज वगैरह है, वो आपको पता है, वो चार्ट से मिलती हैं, ऑनलाइन मिलती हैं, वो जुबानी किसी को भी नहीं याद होती। ठीक है, आपने वो वैल्यूज वहां से देखनी है। वही फार्मूला पी एच इज इक्वल टू पी की ए प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड, उनकी कंसंट्रेशन, यही फार्मूला है और उसी फार्मूले से आप इनको बनाते हैं। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की? सर इसमें सिर्फ हमने ये प्रोसीजर ही लिखना है ना? प्रोसीजर लिखना है और इक्वेशन से आपको निकालना है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है, और उसके बाद उनको मिक्स करके आपने बना लेना उस पीएच का बफर, बस। अच्छा ठीक है, इसमें कोई मतलब लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, बस आपने मेथड आपको आना चाहिए और वो वैल्यूज आपको जुबानी याद नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल पेपर में मैं आपको देता हूँ कोई, या मैं आपको वाइवे में देता हूँ, या कोई इस तरह की चीज कहीं पे आती है, मैं आपसे कहता हूँ कि जनाब फलाने फलाने पीएच का बफर सोल्यूशन आप कैसे बनाएंगे, तो ऑब्वियसली वो जो डाटा है वो मैं प्रोवाइड करूंगा ना, आपको जुबानी तो नहीं याद होगा हर किस्म के, इसलिए वो वैल्यूज याद करना हो जाए याद तो ठीक है, ना हो तो इतनी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ गया ये रिडॉक्स आ गया, ये भी वही है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। डिटरमाइन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द गिवन फेरस सल्फेट सैंपल सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली बाय यूजिंग 0.0166 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और इसका आपस में रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन याद है कि भूल गई? याद है। हाँ चलो, शुक्र है कुछ तो याद है, मैं कहना था केमिस्ट्री भूल गई सारी तरह। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इलेक्ट्रॉनिक्स जो चेंज है उसमें आप पहले इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद आप उसमें जो नंबर ऑफ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप फेरस सल्फेट है, इसमें वाटर ऑफ हाइड्रोजन इसकी अगर आप देखें तो यहाँ पर +2 है। ठीक है, तो जब इसका रिएक्शन होगा तो +3 हो जाएगा, इसका मतलब है इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो आयरन की ऑक्सीडेशन होगी FeSO4 में। तो इस तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम की 1 है, ऑक्सीजन पे -2 है, तो यहाँ पे क्रोमेट की चेंज होगी। क्रोमेट की अभी निकाल लेते हैं -14 और यहाँ पे +3 आएगी। ठीक है, 3 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, नहीं सॉरी 14 करना है, तो 14 2 हो गया, बाकी 12 रह गया, 12 का 2 6। ठीक है, यहाँ पर क्रोमियम की प्लस, हाँ जी वही 6 आई, 6 और 2 +12 +2 +14 और 7 -14 ये आपस में बैलेंस हो गया। अब जब दूसरी साइड पे रिएक्शन जाएगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा, तो इसकी ऑब्वियसली क्रोमियम की चेंज होगी, इसमें आयरन की होगी, इसमें क्रोमियम की, वो आपने निकाल के ये रिडॉक्स क्या होता है वो आपको समझ आनी चाहिए। तो वाईवे में मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होती है, आपसे कोई और पूछ। अब इसकी मोलैरिटी दी हुई है, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो आपने, मतलब परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द गिवन, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपके पास फेरस सल्फेट मौजूद है, आपने ये देखना है कि वो प्योर है कितना। अब आप उसकी प्योरिटी का कैसे चेक करते हैं? आपको फॉर एग्जांपल पता है कि आपने इसका सोल्यूशन बनाया है, जी बोले, कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, तो आप बहरहाल इसमें से उसकी फॉर एग्जांपल आपके पास जितनी भी उसकी मोलैरिटी है, आप उसको अश्योर करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। ठीक है, इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग एजेंट का आपने परसेंटेज प्योरिटी है, तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से चेक करते हैं। तो ये आपस में इस तरीके से, ये एक एक्सपेरिमेंट दिया, इसके बहुत सारे एफएससी में आपने प्रैक्टिकल किए हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अलावा आपके MnO4 की टाइट्रेशन आपने की है, वो भी सारी रिडॉक्स टाइट्रेशन में। यहाँ पर सिर्फ पोटेशियम डाइक्रोमेट की दी, आपकी एफएससी की अगर आपके पास कॉपी है या आपको एक्सपेरिमेंट उससे भी मिल जाए। ठीक है, तो इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है, आपस में शेयर कर लीजिएगा आपस में। आगे जाते एस्टिमेशन ऑफ कॉपर आयन, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कॉपर आयन इन 250 ml ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का आपके पास सॉल्यूशन है, आपने उसमें देखना है कि कॉपर आयन कितने, यू आर गिवन विद सोडियम थायोसल्फेट 0.1 मोलर आपको दिया गया। अब आपको ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब इसने इसकी ऑक्सीडेशन होनी है, +2 से +3 में शायद कन्वर्ट होगा, ये मुझे किसी ने भेजा था प्रैक्टिकल, उसमें ये सारा लिखा हो, तो आप उससे, ये भी टाइट्रेशन है, ये भी रिडॉक्स ही टाइप में आता है।
ये दो है। आपको यहाँ पे KMnO4 का नहीं लिखा हुआ, आपने FSC में किया हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी किया हुआ, आई थिंक आयन का भी, ये कॉपर आयन भी उसमें है। तो अब बहरहाल ये मोस्टली तो चांस यही है आपको ये FSC की कॉपी से आराम से मिल जाए। अगर नहीं मिलते तो आपस में बहरहाल जिन्होंने जहाँ से सर्च किया हुआ आप आपस में शेयर कर सकते हैं, और आप आपस में शेयर करें इसको, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन बाय यूजिंग डिफरेंट इंडिकेटर्स। ये क्या है कि आपने EDTA सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करना, मतलब आपने EDTA का सॉल्यूशन बनाया। EDTA का सॉल्यूशन क्या है ये मैंने आपको पहले बताया था, प्रैक्टिकल भी आपने किया है कि ये चिलेटिंग एजेंट है, और इसको हम यूज करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्डनेस को चिलेट करने के लिए, यानी कि ये मेटल्स को चिलेट कर देता है, उसको कैप्चर कर लेता है पानी में से, और वाटर आपका सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्टनिंग एजेंट के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। अप्लाइड वालों ने तो इसका EDTA का आपने इसको पता है, डिटर्जेंट में भी पढ़ा इसका रोल, ठीक है। हम डिटर्जेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी आपने इस EDTA को डिस्कस किया, इसका फार्मूला भी आपको आता है। तो अब यहाँ पर हम इसको स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, यूजिंग डिफरेंट इंडिकेटर्स। यू आर प्रोवाइडेड विद 0.05 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड 0.05 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। ये आपको दो दिए गए हैं सॉल्यूशन, इससे आपने इसको स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है। ये भी मेथड मुझे भेज चुके हैं आप में से कुछ बच्चे, तो ये आपस में भी आप शेयर कर लें। इसमें जो है बेसिकली यहाँ पे ये मैग्नीशियम और जिंक को कैप्चर करेगा, वहां से हमें पता चल जाएगा कि EDTA कितना है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी का हमें पता चल जाएगा, और उसी से हमें जैसे अगर आप ऊपर एसिड और बेस की बात करें, जैसे मैंने बताया था कि कितना बनाया, 0.5 नॉर्मल है, इतनी कंसंट्रेशन है, तो हम इसको चेक करते हैं कि अश्योर करते हैं कि वाकई इतनी है। तो हम कैसे करते हैं, जिससे इसका रिएक्शन हो। तो जब भी स्टैंडर्डाइजेशन का लफ्ज आएगा ना, तो याद रखिएगा वो हमेशा उसकी अपोजिट केमिस्ट्री वाली चीज से उसका रिएक्शन करवा के ही देखते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने रिडॉक्स में अब इनकी जो एस्टिमेशन है, ये हम उसकी प्योरिटी चेक करना हो या स्टैंडर्डाइज करना हो, ठीक है, ये हम इधर भी वही टेक्निक यूज हुई, रिड्यूसिंग को ऑक्सीडाइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग को रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं। इस तरह से EDTA जिस दिन से रिएक्ट करता है उनसे आप इसको कंफर्म करते हैं यूजिंग डिफरेंट इंडिकेटर। मतलब इसमें क्या है, एक तो आपने प्रैक्टिकल किया था, उसमें एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज किया था, और दूसरा इंडिकेटर भट्ट साहब ने मुझे बताया था, अरहम भट्ट, कौन सा इंडिकेटर था जो आपने देखा था, आपने क्लास में बोला था भट्ट साहब? सर म्यूर ऑक्साइड। हाँ बिल्कुल, एक और भी, एक ये भी है, एक और भी है। तो इस तरह से 2-3 इंडिकेटर यूजिंग डिफरेंट इंडिकेटर का मतलब है कि आप इसमें कम से कम 2 या 3 इंडिकेटर से इसका एंड पॉइंट निकालेंगे। सिंपल ये टाइट्रेशन है, वही एक्सपेरिमेंट, तो बाकी टेक्निक वही है, एंड पॉइंट उसका भी उसी तरह से आता है। लाइट ब्लू अगर आप एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज करें तो दूसरे के साथ जरा डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल वही जो आपने वाटर हार्डनेस से रिलेटेड प्रैक्टिकल था, उसी वही प्रैक्टिकल है एक तरह का, लेकिन आपने कैलकुलेशन आपकी डिफरेंट है इसमें, और कुछ नहीं। ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ निकल मेटल, निकल इन द गिवन सैंपल सॉल्यूशन, ग्रेविमेट्रिक एंड कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी, ये भी वही उसी थीम पे चल रहा है, ठीक है। तो आपने निकल को चेक करना है कि वो आया कितनी उसका, जैसे आपने ऊपर कॉपर का किया था इसी तरह से आपने निकल का भी गिवन सॉल्यूशन में कहा, उसकी परसेंटेज प्योरिटी ऑफ इट्स सॉल्ट। फॉर एग्जांपल आपने निकल का कोई भी साल्ट लिया हुआ है, निकल सल्फेट लिया हुआ है या निकल क्लोराइड है, तो आप उसमें निकल का जो एक्चुअल पार्ट है ना वो आप इसके निकाल सकते हैं। अच्छा एक बार याद रखिएगा, ये जो इस तरह की एस्टिमेशन आती है ना, अगर डिटरमिन द अमाउंट ऑफ फलाना, या PPM में मोस्टली निकलेगी, तो PPM की भी आपको पता है, पार्ट्स पर मिलियन की भी कैलकुलेशन आपको मैंने सारी बताई हुई है। मिलीग्राम पर लीटर वो भी PPM होता है, ठीक है, और आपका माइक्रोग्राम पर ml वो भी आपका होता है, और इस तरह मिलीग्राम पर kg वो भी आपका PPM होता है। तो ये जो वीडियो मैंने आपको लिंक अभी कहा है देखने का, उसमें मैंने इस चीज का भी बताया हुआ है। तो PPM में अमाउंट निकलती है, जब बहुत ज्यादा छोटा यूनिट हो, बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी हो, तो हम उसकी कैलकुलेशन PPM में ले जाते हैं, तो उससे रिलेटेड है ये। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय मोहर मेथड, मोहर साल्ट आपको पता है, ये आपका यहाँ पर FeSO4 के साथ कौन सा होता है मोहर साल्ट का, FSC में किया कि नहीं याद? FeSO4 होता है, और क्या होता है इसके साथ, कोई नहीं याद किसी ने? KMnO4। KMnO4 जी सर। ये सोच लो, यार वैसे तुसी FSC रहा था, छोले बेच के दी, कोई नहीं याद? ये बेसिकली डबल साल्ट होता है, अमोनियम सल्फेट का और FeSO4 का, ठीक है।
उसका कम्बिनेशन होता है ये, तो इससे हम यूज करते हैं। तो इसमें दोनों यूज होंगे, ठीक है, मोहर साल्ट के अंदर। उसको आपने नमक के साथ इसकी टाइट्रेशन है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कमर्शियल सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड में मोहर। अच्छा आपको एक और मजे की बात बताऊं, नमक को हम मोहर मेथड है लिखा हुआ, खैर ये मेथड है, सॉरी मैंने मोहर साल्ट देख रहा था, गलती मेरी। अच्छा मोहर मेथड और चीज है। तो इसमें आपने नमक की प्योरिटी चेक करनी है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, 0.05 मिला। मैं आपको ये बात शायद क्लास में भी बताई थी कि सिल्वर नाइट्रेट बहुत महंगा होता है। हम इंडस्ट्री में मोस्टली नमक को इसके साथ टाइट्रेट करके नहीं चेक करते, सिंपल रिएक्शन है। ये सिल्वर जो है ना वो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको चढ़ जाता है और सिल्वर सा मिरर इमेज बनता है। शायद आपने वो मिरर टेस्ट किया हो, उसमें ये चीज भी आपको नजर, सिल्वर जो है वो उसमें से, मतलब सोडियम क्लोराइड की जगह तो सिल्वर उसमें से निकलता है और ये इस तरह से इनका आपस में कोई रिएक्शन होता है। तो वो भी एक टेस्ट था। अब ये भी एक टेस्ट है। इस तरह से 2-3 टेस्ट हैं। लेकिन हम इंडस्ट्री में क्या करते हैं, हम इंडस्ट्री में सिंपल नमक को पानी के अंदर हल करके उसकी इम्प्योरिटी चेक कर लेते हैं और हार्डनेस चेक कर लेते हैं। तो ये एक तरीका है। हार्डनेस का क्या मतलब है कि हम देखते हैं कि नमक के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हो, तो वो उसकी प्योरिटी को देख लेते हैं, ताकि वाटर, हार्ड वाटर इंडस्ट्री में अच्छा नहीं समझा जाता। तो कमर्शियल सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड में ऑब्वियसली अदर एलिमेंट्स भी होंगे। तो आपने यहाँ पर ये देखना है कि नमक कितना प्योर है। तो नमक की प्योरिटी के लिए आप उसको टाइट्रेट करते हैं। तो ये भी सिंपल मेथड है, ये मुझे बच्चों ने भेजा हुआ है, तो ये आप देख लें। प्रेपरेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट क्रिस्टल, अब ये एक प्रेपरेशन का है छोटा सा एक्सपेरिमेंट। ये अच्छा एक बार याद रखिएगा बच्चों, ये जैसे ही खत्म होता है ना हमारा लॉकडाउन, ये सारे जो करने वाले हैं ना एक्सपेरिमेंट, मैं आपको बताता हूँ, ये वाला है, ये टाइट्रेशन है, और ये 2 या 3 एक्सपेरिमेंट है, आधे घंटे घंटे का काम है। आप ये डिप्रेशन में ना जाइएगा कि हमने हाथ से परफॉर्म नहीं किए। आपको कंसेप्ट क्लियर है, उसकी केमिस्ट्री समझ है, हम जब मर्जी इसको कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कहते हैं तो मैं यूट्यूब से इनके प्रैक्टिकल की डेमो की वीडियो, क्योंकि मैं खुद भी आपको डेमो बना के दे दूं, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे सारे इक्विपमेंट मौजूद हो, तो चूंकि मेरे पास नहीं है, आप लोग खुद भी इसको सर्च करके देख सकते हैं। अदरवाइज मैं भी देखता हूँ, मैं इसके यूट्यूब से लिंक ना आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि आप इसको परफॉर्मेंस भी देख लें, क्योंकि परफॉर्मेंस आपने करनी है ऑब्वियसली, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो हम इंशाल्लाह ताला, बेशक आप अगली क्लास में भी प्रमोट हो जाएं, अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएं। PC2 वालों ने अभी PC3 भी पढ़ना है, लेकिन PC3 में प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हम कोई एक दिन लगा के, मैं जो नई क्लास होगी उसके साथ इंशाल्लाह आप लोगों को बुला के एक आधी क्लास में ये परफॉर्म कर देना है। तो बेशक 10 मिनट के लिए आप क्लास में आए, परफॉर्मेंस जरूर करनी है, ये आपका ही फायदा है। ये नहीं है पेपरों के नंबरों के लिए नहीं होता, परफॉर्मेंस आपको आपको एक हाथ सीधा करता है। आपको सिंपल सी एक बात मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, प्रैक्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, हाथ से काम करना। आप अपनी अम्मा जान को देखते हैं रोटी पकाते हुए डेली, लेकिन आपने अगर खुद रोटी नहीं बनाई ना, आप यकीन करें लाखों रोटियां देख लें, आप रोटी पका नहीं सकते जब तक आप खुद हाथ से पेड़ा बना के और उसको ठक 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 करके और ऐसे, ठीक है, जब तक रोटी नहीं ना पकानी आएगी, जब तक खुद नहीं बनाएंगे। तो ये रोटी की मिसाल ऐसी है जिससे आप मेरी बात समझ जाएंगे कि पढ़ना जरूरी नहीं है अनटिल आप हाथ से परफॉर्म ना करें। तो हैंड ऑन प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है। तो कुछ चीज़ों में सुन के देख के गुजारा हो जाता है, कुछ चीज़ों में बिल्कुल गुजारा नहीं होता, और ये केमिस्ट्री उनमें से एक है। आप कभी भी रिसर्च में आगे, आप बेशक बायोटेक्नोलॉजी के हैं, केमिस्ट्री के हैं, या बायोकेमिस्ट्री के हैं, या इवन किसी भी फिजिक्स के हैं, वट एवर आपका बेसिक कोई भी हो, आपको हाथ से प्रैक्टिकल की आदत पड़ेगी तो आपका फायदा है, पर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे कभी ना कभी, कभी ना कभी। तो ये वाली जो टाइट्रेशन है, ये सारी चीजें मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि इसमें हाथ से क्या आपको पता चलेगा, हाथ से ये पता चलेगा कि आप फॉर एग्जाम्पल उसमें से टाइट्रेट कर रहे हैं, उसमें से एक आधा ड्रॉप एक्स्ट्रा निकला है, वो आपका एंड पॉइंट आगे पीछे हो गया, उससे आपकी रीडिंग फर्क होगी। इस तरह प्राइमरी स्टैंडर्ड कितनी केयर के साथ आप वेइंग करते हैं सॉल्ट्स की, उसको फिर आप पानी में मिक्स करते हैं, फिर आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाते हैं ताकि आपका एरर मिनिमाइज हो। जैसे मैंने बताया था कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आपने सोल्यूशन बनाना है, तो एनालिटिकल ग्रेड के काम आप उस तरह, आप छोटी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेते हैं, फिर आप सोल्यूशन के लिए मैनेजमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए 100 ml, तो आप पता लगे 1000 ml में सोल्यूशन बना लिया जी, आपको 1000 ml नहीं, आपने 100 ml की ही फ्लास्क में बनाना है। और अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, एक्सपेरिमेंट रिपीट करना, 500 ml में या 250 ml में बनाना। तो ये जो मैनेजमेंट होती है, केमिकल मैनेजमेंट, ये आपको हाथ से एक्सपेरिमेंट करके आती है। ये चीजें वो हैं जो हम किताबों में तो नहीं पढ़ाई जाती, जब आप कर रहे होते हैं तो तब आपके जहन में जाता है। लैब कोट कितने जरूरी है, ठीक है।
मतलब लैब कोट इतने जरूरी हैं कि अगर अभी मैं एग्जांपल मजाक में बात है कि अगर जूम पे क्लास ले रहे हैं तो आपके पास लैब कोट पड़ा होना चाहिए, इस हद तक दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये ना सोचें कि ये हम मतलब आपको ये है कि हम प्रैक्टिकली क्लास में जा रहे हैं तो आपके पास लैब कोट आपके पास पड़ा होगा, ये सर मेरे साथ रखा है, ये मतलब फीलिंग हुआ। मैं अभी नहीं कह रहा कि आप मुझे दिखाएं सब, लेकिन इस हद तक आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस होगी और लैब से रिलेटेड सोल्यूशन बनाने की जो मैनेजमेंट्स हैं ये आपको आनी चाहिए, और ये आप इंशाल्लाह करेंगे, इसमें वरी ना करें। मैंने बल्कि सेमेस्टर स्टार्ट में कहा था कि मैं ये सारे प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म कराऊंगा, लेकिन वही वाली बात की थोड़ा सा नई यूनिवर्सिटी खुल सकी, अनफॉर्चुनेटली कोरोना इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं हैंड ऑन प्रैक्टिस, इसको हम खत्म नहीं कर रहे। और जितने भी स्टूडेंट ने PC2 पास करना है अभी प्रैक्टिकल का आपके पास वाइवे से और आपके अपने रिटर्न से और आपकी मेमोरी से और आपके नॉलेज से तो पास कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट रह जाएगा परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस के मैं नंबर आपको आपकी बाकी चीज़ों के बेस पे तो दे दूंगा, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस आपने रियल में बच्चों मैंने आपको करवानी है और आपने करनी है, इस चीज़ को इग्नोर ना कीजिएगा कभी भी। ये ना कीजिएगा पास हो गया दफ़ा मारो, ठीक है, ये याद रखना है कि आपने करना है ऐसे। तो ये बच्चों आपस में ये बाकी मैं इसकी अपडेटेड लिस्ट जिसमें प्राइमरी स्टैंडर्ड वाला भी लिख के मैं अपलोड कर देता हूँ अभी, तो वो आप LMS पे और बाकी LMS पे इसका लिंक दिया हुआ है प्रैक्टिकल का, मैं वो भी दोबारा से रीचेक कर लेता हूँ। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसमें मुश्किल हो, सिंपल टाइट्रेशन है और मिक्सिंग है। अजल्फा, हमना और अरीज आप लोग हैं जो इन्होंने बाकी क्लासों के प्रैक्टिकल क्लास अटेंड नहीं की थी, तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप कि बाकी सब लोग आपस में शेयर करें और आपको आप जी हम लोग ने लैब सेफ्टी वाला और प्राइमरी स्टैंडर्ड्स वाला वो स्लाइड में लिख के सेंड किया, हम लोग दोबारा सेंड हाँ जी, करेंगे? नहीं दोबारा ना करें, वो आपने किया हुआ है, वो मुझसे इसने भी मलाइका ने पूछा था, मैंने कहा नहीं रीसेंड करने की जरूरत नहीं है, वो एक में लिख दिया, लेकिन वही बात एक दफा कर लिया तो आपने चुके ये जो अरीज और हम अजल्फा ने तो भी पता नहीं इन्होंने किया कि नहीं, और हमना ने तो बिल्कुल नहीं किया क्योंकि इसने तो अभी पहली क्लास ही पढ़ी है, तो इसको तो ये तीनों करने पड़ेंगे ना। तो इस आप लोग इनसे शेयर करें, और कोई भी चीज़ फिर भी समझ ना आए तो बच्चों जब मर्जी मुझे कहें, मैं दोबारा जूम पे आ जाऊंगा, दोबारा मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आपस में शेयर करें। इसका नॉलेज कुछ नहीं है, सिंपल टाइट्रेशन है, ये मैंने आपसे सारी मोटा मोटा डिस्कस कर लिया है, बाकी प्रोसीजर वगैरह एज सच आप आपस में शेयर करके मेरे साथ दोबारा डिस्कस करें। मैं इनके लिंक्स भी आपको अपलोड कर देता हूँ, अभी जो जो असाइनमेंट मैंने आपसे बोला है वो भी मैं यहाँ पर अभी बता देता हूँ, इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मैं दोबारा आ जाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। आपसे उस चीज का एग्जाम नहीं लिया जाएगा जो आपको आता नहीं है या आपको समझाया नहीं है, लेकिन जो चीज मैंने समझा दी हुई है वो आप उसको तो देख लें, उसकी बेस पे अगर किसी को कुछ नहीं समझ आता तो दोबारा मुझसे पूछें, ठीक है बच्चों। वाइवा भी इजी पूछिएगा ना फिर? हाँ जी, वाइवा मैंने लेना है तो मैंने इसमें से लेना है जो आपके प्रैक्टिकल के कोर्स में से, और लेकिन मैं बात वही करता हूँ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के तरीके, वो जो मैंने क्लास में आपको फर्स्ट नोट्स दिए थे, जिसमें नॉर्मेलिटी, मोरालिटी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और एसिड और अल्कली, वाटर ऑफ हाइड्रोजन, उनके इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, पीपीएम सॉल्यूशन दिया हो तो फॉर एग्जांपल नमक का पीपीएम सॉल्यूशन है तो उसमें सोडियम का अकेले के पीपीएम कैसे निकालने, क्लोराइड के कैसे निकालने, मैं कोई और साल्ट दे दूं। अरीज आपने फाइनल का पेपर भी PC1 का दिया था, उसमें मैंने पीपीएम का क्वेश्चन फाइनल पेपर में भी दिया था, वो वाली चीजें मैंने सारी वाइवे में पूछ सकता हूँ। यस सर। हाँ, उसमें मैंने कोई लिहाज नहीं है। तो अगर आप ये कहेंगे ये प्रैक्टिकल है तो इसके अलावा जो सिलेबस है, इसकी बेसिक थ्योरी जो इसके पीछे इन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने के लिए जो नॉलेज है वो भी आपको आना चाहिए। इट डजंट मीन कि आपने बस ये पढ़ लिया और बात खत्म हो गई, ठीक है। ठीक, चलें, पूछ रहे हैं बात रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं बोले? लिंक शेयर कर दीजिएगा आप जी, दोबारा बोलिए क्या करें? लिंक शेयर कर दीजिएगा। लिंक कौन सा? ये वो सॉल्यूशन बनाने का, वो तो मैंने अपलोड किया था। यस सर, वो एक दफा फिर से शेयर कर दीजिएगा। मैं कर देता, ठीक। ओके बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज। हाफिज।